हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। मतलब इस चैप्टर में डी ब्लॉक से संबंधित और एफ ब्लॉक के तत्व से संबंधित क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। यदि हम पुरानी एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें अध्याय 8 है और न्यू एनसीईआरटी में जो पैटर्न बदल चुका है, जैसे एमपी बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, तो अध्याय 4 है। बाकी सीजी बोर्ड में पुराना पैटर्न चल रहा है और बिहार बोर्ड में पुराना पैटर्न चल रहा है, तो वहाँ पे अध्याय 8 है, तो परेशान मत होना। चलिए शुरू करें बच्चों। सबसे पहले ये जो हमारा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में दो खंड हो जाएंगे इस चैप्टर में। तो पहले आप डी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, फिर एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। अब आपने पीरियोडिक टेबल तो पढ़ा ही होगा, आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ा बच्चों कि तत्वों को 4 भागों में बांटा गया है। तत्वों को 4 भागों में किस प्रकार से बांटा गया है, एस, पी, डी और एफ में। थोड़ा बेसिक समझेंगे, आज का पूरा क्लास बेसिक पर ही डिपेंड करेगा, इसलिए आप लोग पूरा बेसिक पढ़ेंगे तभी क्लियर हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चों कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि क्वेश्चन बीच से पूछ दिया जाता है, छिपा रहता है, फिर आपको समझ में नहीं आता। तो 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका एस है बच्चों, ठीक है। दूसरा आपका पी है, बीच वाला भाग जो डी है, और एफ इसी के बीच में होता है। इसको कैसे, मतलब इसको 2 भागों में बांट देते हैं। एस को कितने भागों में, 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। सिंपल तरीके से आप यहाँ पे केवल समझने की कोशिश करें। फिर बच्चों यहाँ से मान लीजिए आपका डी वाला भाग है और फिर ये आपका पी वाला भाग है। सिर्फ आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। ये आपका 1, 2, इस प्रकार से 3 और ये चौथा भाग भी होता है। ये आपका पी वाला पोजीशन, ठीक है। पी वाला पोजीशन है, 13 से 18 तक होता है। और ये आपका डी वाला पोजीशन है, यहाँ पे 10 एलिमेंट्स होते हैं, 10 तत्वों का यहाँ पे 10 होते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हर जो डी ब्लॉक के 3D श्रेणी की बात करें, 4D श्रेणी की बात करें, प्रथम संक्रमण तत्व, द्वितीय संक्रमण तत्व, सभी में 10-10 एलिमेंट हैं। तो आपका जो एस है इसमें 1 से 2 है, ठीक है। मतलब 2 समूह है, पहला और दूसरा। इसमें बच्चों 10 समूह है, ठीक है, जो कि 2 से लेकर के कहाँ तक होगा, 3 से लेकर के 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 तक होगा। कहाँ तक होगा, 12 तक होगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों 13 से 18 तक यहाँ होता है, ये चीज हो जाता है, 3 से 12 तक हो जाएगा और ये फिर 13 से 18 तक हो जाएगा। तो ये आपका मुख्य रूप से 3 भाग हो गए। और भाई जो हमारा एफ ब्लॉक होता है इसी डी के बीच का होता है, ठीक। जैसे लेंथेनम के बाद के तत्वों को हम लेंथेनाइड समूह कहते हैं, एक्टिनियम के बाद के तत्वों को एक्टिनाइड समूह कहते हैं। तो इसको हम अलग से व्यवस्थित करके रखे हैं। जो हमारा लेंथेनाइड समूह है और एक्टिनाइड समूह है, इसको 2 भागों में बांट करके ये अलग से व्यवस्थित कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका पीरियोडिक टेबल यहाँ पे बन चुका है। भाई आपका 4 भाग हो गया, तत्वों को 4 भागों में बांटा गया है। एक आपका एस ब्लॉक, दूसरा पी, फिर डी और एफ। तो वो जो पहला क्वेश्चन बनता है कि ये जो डी ब्लॉक का तत्व है बच्चों, ये एस ब्लॉक के तत्वों की बात करें तो ये प्रबल धन विद्युतीय तत्व हैं, और पी ब्लॉक के तत्वों की बात करें तो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व हैं। और इनके बीच में जो डी है, दोनों को जोड़ने का काम करता है, दोनों को मध्यस्थता का काम करता है, इसलिए इसे बोलते हैं संक्रमण तत्व। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, संक्रमण तत्व। क्यों, क्योंकि ये एस ब्लॉक यानी प्रबल धन विद्युतीय तत्व और पी ब्लॉक मतलब प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व को जोड़ने का काम करता है, दोनों के बीच संक्रमण का कार्य करता है, इसलिए इसे संक्रमण तत्व कहा जाता है। और साथ में बात करें बच्चों कि इसी डी के अंदर का है, ये जो एफ ब्लॉक है, ये जो एफ ब्लॉक के जो तत्व है वो डी के अंदर का, मतलब संक्रमण तत्व के अंदर का ही है, इसलिए इसे आंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। जानना जरूरी है ना, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। क्योंकि भाई डी ब्लॉक का जो तत्व है अत्यधिक धन विद्युतीय तत्व एस ब्लॉक और ऋण विद्युतीय तत्व पी ब्लॉक के तत्वों के बीच संक्रमण का कार्य करता है, मतलब जोड़ने का काम करता है। यही कारण है कि इसे संक्रमण तत्व कहा जाता है। और एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतर संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है बच्चों, क्योंकि हमने कहा कि संक्रमण तत्व एस और पी को जोड़ता है, और संक्रमण तत्व के अंदर ही एफ ब्लॉक के तत्व हैं। ध्यान रखिएगा, संक्रमण तत्व के अंदर ही एफ ब्लॉक के तत्व हैं, इसलिए वो अंदर होने के कारण से आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं, आंतर संक्रमण तत्व, ठीक है ना। आज हम मुख्य रूप से डी ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन बनता है तो आप लोगों का क्वेश्चन तैयार रहना चाहिए। साथ में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है बच्चों कि डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1
डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और बच्चों NS में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है डी ब्लॉक के तत्वों का। इसे आप लोग बिल्कुल नोट कर लेना कि डी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया आपका N-1, डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, और NS मतलब बाह्यतम कोश में S में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और बच्चों डी में यानी अंदर वाले में डी कक्षक में यदि बात करें तो 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये आपका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया किसका? संक्रमण तत्व का। तो क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, क्योंकि ये एस ब्लॉक यानी धन विद्युतीय तत्व और पी ब्लॉक मतलब ऋण विद्युतीय तत्व के बीच संक्रमण का कार्य करता है। ठीक बच्चों, और डी ब्लॉक के तत्व किसे कहेंगे, या डी ब्लॉक के तत्वों का मतलब मुख्य रूप से पहचान ये है कि जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करेगा, यानी डी कक्षक आंशिक रूप से भरा होगा, वो आपका संक्रमण तत्व कहलाएगा। एक और भी क्वेश्चन बनता है कि जिंक को हम संक्रमण तत्व की श्रेणी में ना माने तो भी क्यों, अपवाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स है ना, ऐसे तत्व जिनमें आंशिक रूप से डी कक्षक भरा हो, यानी कोई ना कोई एकाध पद खाली हो, एकाध इलेक्ट्रॉन रिक्त हो, एक मतलब कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो कहीं ना कहीं आंशिक रूप से भरे हों, एकाध इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं खाली ही हो, है ना। कक्षक की बात करता हूं कि कक्षक में एकाध इलेक्ट्रॉन उपस्थित ना हो, आंशिक रूप से कहलाएगा। यदि पूर्ण भर दिए तो फिर वो संक्रमण तत्व की परिभाषा से बाहर हो जाता है। एक क्वेश्चन बनता है, हम लास्ट में कराएंगे, कि जैसे जिंक हो गया बच्चों, जिंक हो गया, Hg हो गया, पारा हो गया, कैडमियम हो गया, इसे संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें डी में पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, आंशिक रूप से ना होकर के पूर्ण इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। जैसे डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। डी में कितने कक्षक होते हैं, आप ही बताओ, कितने कक्षक होते हैं बच्चों? डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं, ये 5 कक्षक होता है। ठीक है, अब 5 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब जब पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन भरे तो आंशिक कैसे कहलाएंगे? पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन यदि इनमें भर जाए तो आंशिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन भर गया बच्चों, तो ये आंशिक नहीं है। तो ये जब पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो ये संक्रमण तत्व की परिभाषा से बाहर हो जाता है। इसीलिए जिंक, कैडमियम और Hg पारा को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता। ऐसे ही चीजें बेसिक हम बीच बीच में बताते चलते हैं, फिर लोगों को लगता है कि ये चीज हमने पढ़ा ही नहीं कभी। इसलिए बोलता हूँ बच्चों, पूरा आप जब पढ़ोगे तभी आपको मजा आएगा। अब सोचोगे कि हम 2 मिनट में पूरा कहानी खत्म हो जाए, तो नहीं, समय लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे करके पढ़ाते हैं, धीरे धीरे समय भी लगेगा। अब एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि डी ब्लॉक के तत्वों को ऐसा कौन सा तत्व है जिसे सिक्का धातु कहते हैं? तो कॉपर, सिल्वर और सोना, ठीक है, का समावेश होता है ये पूरा सिक्का धातु में। तो सिक्का धातु किससे मिलकर बना होता है? कॉपर, सिल्वर और सोना। ठीक बच्चों, चलिए यहां तक क्लियर है, इसको आप लोग जरूर लिख लेना कि कॉपर, सिल्वर और सोना। अब हमने आपको बताया कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं बच्चों, वो कहाँ उपस्थित हैं? वो एस और पी के बीच में है। ठीक, ये चीज आपने पढ़ा कि एस और पी के बीच में है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है वो 3D है, दूसरा जो संक्रमण श्रेणी है वो आपका 4D है, जो आपका तीसरा संक्रमण श्रेणी है वो 5D है, और जो चौथा संक्रमण श्रेणी है वो 6D है। मतलब जो आपके प्रथम संक्रमण तत्व की बात करें, उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में जाएगा। फिर यदि हम द्वितीय संक्रमण श्रेणी में बात करें तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D कक्षक में जाएगा, फिर इसमें 5D में जाएगा, फिर लास्ट वाले में 6D। इनका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं बच्चों, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे आपने कहा 3D है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3D में बच्चों है ना 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होगा, और 4s में आपका 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यदि इसमें बात करें तो इसमें 4D में आपका 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होगा, और इसमें बच्चों 5s में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 5D की बात करें बच्चों तो 5D में आपका 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होगा, और 6s में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। जब 6D की बात करें तो 6D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होगा, और बच्चों यहाँ पे 7s में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। क्योंकि इसका फार्मूला आपने पढ़ाई है कि N-1D में आपका है ना, यहाँ पे बच्चों बात करें तो 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और NS में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो इसके आधार पर हमने इसको फार्मूला में सेट कर दिया। तो कितना आसानी से आपने समझ गया कि इन सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
ये प्रथम संक्रमण श्रेणी है, द्वितीय संक्रमण श्रेणी है, तृतीय संक्रमण श्रेणी है, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी है। सभी संक्रमण श्रेणियों का यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बता दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। चलिए, तो डी ब्लॉक के तत्वों को 4 भागों में बांटा गया है, प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। ठीक, अब आपको इनमें एलिमेंट्स याद करना है। आज का आपका होमवर्क भी रहेगा, जितने भी आपके चारों संक्रमण श्रेणी है उनको याद करना है, चाहे आप ट्रिक से याद करो चाहे जैसा याद करो। ठीक है, हालांकि हम यहाँ पे ट्रिक नहीं बताएंगे, अब आपको ट्रिक की जरूरत नहीं होनी चाहिए, 11th क्लास में ट्रिक पढ़ते हो। तो पहला जो हमारा बच्चों वो 3D संक्रमण श्रृंखला है, जो कि प्रथम संक्रमण श्रृंखला है। यह स्कैंडियम से जिंक तक का है, यानी 21 से लेकर के 30 तक यदि आपको याद है फिर आसानी से आप बता सकते हो। इसको लिखने का तरीका कितना सिंपल है कि ये जो 3D संक्रमण श्रृंखला है कहाँ से शुरू होता है बच्चों? श्रृंखला स्कैंडियम से शुरू होता है, जिंक पर समाप्त होता है और इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D 1 to 10 है, 4s 1 to 2 है, बस इतना ही है। और कुल कितने तत्व हैं? 10 तत्व है। यदि आप इसका वर्गीकरण करोगे ना, एक एग्जाम में पूछ दिया गया डी ब्लॉक के तत्वों के वर्गीकरण को समझाइए, तो आप चारों ब्लॉक के तत्वों को लिखेंगे, मतलब चारों श्रृंखला, जो आपकी 3D श्रृंखला की बात करें, 4D श्रृंखला की बात करें, 5D श्रृंखला की बात करें, 6D श्रृंखला की बात करें, तो आपको चारों श्रृंखला लिखना ही पड़ेगा। इसमें कोई है ना हिचकिचाहट की बात नहीं होनी चाहिए और ना किसी प्रकार से परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि भाई इतना आसान है यार। चलो देखो जरा यहाँ पे कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये तो एक सांस में मैंने याद किया है, क्योंकि भाई ये जब हम 12th क्लास में थे तब से याद है यार। तो पढ़ाते हर वर्ष इसको पढ़ाते हैं, तो इतना सिंपल है, याद हो ही जाएगा, आप लोगों से भी हो जाएगा। देखिए मैं तरीका भी बताता हूँ, आपसे जो चीज़ याद ना हो उसे आप एक कागज में लिख लें, उसे कागज में लिख लें, उसे बार बार देखें। जैसे खाना खाने बैठे तो भी देख लें एक बार, सोने जाओ तो एक बार देख लो, फिर उठो तो एक बार उसी का दर्शन कर लो। तो जो आपको याद ना हो उसे थोड़ा सा क्या करो, बार बार देखो। ठीक है, तो जो आपका 3D संक्रमण श्रृंखला है ना, तो स्कैंडियम से जिंक तक का है। इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बता ही दिया बच्चों, 3D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, 4s में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, और स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये इनके एलिमेंट्स हो गए। और इसी क्रम में आपको पूरा लिखते बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 4D हो जाएगा तो आपको पता होगा कि यहाँ से यहाँ तक है, तो आसानी से आपको लिख देना है। क्या लिखना है कि यह जो श्रृंखला है यूट्रियम से होकर के कैडमियम तक होता है, 10 तत्व है, इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्या? कुछ भी नहीं, साधारण से लिखना है, बस यहाँ पर एलिमेंट्स आपको याद करना है। तो ये अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि एट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहिडियम, ठीक है, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ठीक है, ये चीज है बच्चों। तो ये 4D संक्रमण श्रृंखला है। अब 4D है तो 4D में इलेक्ट्रॉन जाएगा 1 से 10 और 5s में 1 से 2। जब 6D आएगा तो यदि 5D आएगा तो 5D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन है ना, और 6s में 1 से 2। जब 6D की बात करेंगे तो 6D में क्या होगा कि भाई 6D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और फिर आपका जो 7s है उसमें 1 से 2 हो सकता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, एट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। अब आपको कहोगे सर इसका ट्रिक, तो ट्रिक अभी मैं नहीं बताऊंगा, यदि आप चाहोगे इसका ट्रिक भी बता दो तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। अब 5D की बात करते हैं बच्चों, कितना सिंपल है 5D में। देखना 5D में है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से, सॉरी, इसमें एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक है, तो लेंथेनम से प्रारंभ होता है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि लेंथेनम के बाद के 14 तत्व लेंथेनाइड कहला जाते हैं, इसलिए फिर ये लेंथेनम संतामन है, लेकिन मुख्य रूप से हाफनियम से स्टार्ट होता है, फिर मरकरी में समाप्त होता है। ठीक है, कि लेंथेनम संतामन फिर हाफनियम से शुरू होता है बच्चों, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेडियम, आस्मियम, इरिडियम। ठीक है, इरिडियम है बच्चों, ये इरिडियम है, प्लेटिनम है, गोल्ड और मरकरी है। इसमें थोड़ा आपको याद ही करना है। ठीक है, और इसके बाद 6D की बात करें तो ये एक्टीनियम के बाद फिर रदरफोर्डियम से शुरू होता है और कॉपरनीशियम तक समाप्त होता है। कि भाई एक्टीनियम हो गया, रदरफोर्डियम, डमनियम, सिबोर्जियम, बोरियम, और फिर आपका हो जाएगा हेस्बियम, मेटेरिनियम, डमस्टोडियम, रोन्जीनियम, कॉपरनीशियम। ये आपका मुख्य रूप से जो 6D है ना, इसी का याद करना लोगों को कठिनाई लगता है, लेकिन इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, तो आसानी से याद हो जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो अगला वीडियो आएगा वो डी ब्लॉक के तत्वों का याद करने का तरीका रहेगा, यानी एक प्रकार से हम आपको ट्रिक लेकर
समझाने वाले हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहें। बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे, मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और बच्चों यदि इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप कांटेक्ट नंबर मेरा लिख लीजिए 9685299149, 9685299149, 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं प्रॉपर रूप से तैयारी के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।